हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले वाला क्लास हम लोग को चल रहा था गणित में हम लोग पढ़ रहे थे नियामक ज्यामिति। तो इससे पहले वाला क्लास में आप लोगों को हमने बताया था नियामक ज्यामिति के बेसिक बारे में, बिल्कुल जीरो से बता रहे थे, बिल्कुल एकदम जीरो से इसको बताए हैं। तो आज का ये क्लास भी बेसिक का ही रहेगा। कुछ पॉइंट्स छूट गए थे कल के वीडियो में, तो उन पॉइंट्स को आज के वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा उसको। अगर उस वीडियो को आप मिस कर देते हैं तो आपका नियामक ज्यामिति बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। नियामक ज्यामिति को अच्छे समझने के लिए पार्ट 1 वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक का पार्ट 1 वाला वीडियो आप बिल्कुल एकदम अनिवार्य रूप से देख कर आइएगा। अगर आप वहाँ पर नहीं देखिएगा तो ये पार्ट 2 या इस लेसन का कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो आपके लिए ये भी वीडियो खास होने वाला है। शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहें और वीडियो का स्किप करके ना देखें। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। कल के क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि नियामक ज्यामिति क्यों लाया गया, नियामक ज्यामिति से हमको क्या फ़ायदा हुआ, नियामक ज्यामिति किसी समतल प्लेन सतह को कितने भागों में बांटता है और जो भागों में बांटता है उस रेखा का क्या नाम होता है, किसको भुज कहते हैं, किसको कोटि कहते हैं, है ना। मूल बिंदु क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, ये सारा बात आप लोगों को कल के वीडियो में हम बता चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, विशेष रूप से आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुज और चतुर्भुज पर, कि त्रिभुज कब कहना है, चतुर्भुज कब कहना है, और त्रिभुज होगा तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु होगा कि समद्विबाहु होगा कि विषमबाहु होगा कि समकोण त्रिभुज होगा। ये सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सा केस में समबाहु त्रिभुज कहलाता है, कौन सा केस में समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, कौन सा केस में विषमबाहु कहलाएगा और कौन सा केस में समकोण त्रिभुज कहलाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग आयत वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि आयत किस स्थिति में किस चतुर्भुज को आयत कहेंगे, वर्ग कब कहेंगे, सम चतुर्भुज कब कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कब कहेंगे। इन सभी पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए अब हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज पर। किस पर बात करेंगे, त्रिभुज पर। तो दूरी सूत्र से नियामक ज्यामिति में हम लोग को यहाँ पर जो पढ़ना है वो दूरी सूत्र का ही पढ़ना है, सिर्फ दूरी सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फर्स्ट लेसन में ओनली फॉर दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो आप लोग किन्हीं दो बिंदुओं से त्रिभुज में अगर दूरी ज्ञात करना है तो कहीं ना कहीं त्रिभुज की भुजा ज्ञात होगी। अगर दूरी ज्ञात कीजिएगा, सपोज कि त्रिभुज ABC है, तो बिंदु A, बिंदु B और बिंदु ये C है, तो ऐसे ही नहीं रहेगा जी। अब A से B तक के निकालिएगा तो त्रिभुज ABC की भुजा A निकलेगा, BC के बीच की दूरी निकल दो BC भुजा निकलेगा, और AC निकालिए तो भुजा AC ज्ञात होगा। होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से त्रिभुज के जो प्रकार पढ़ने वाले हैं वो भुजा के बेसिस पर पढ़ेंगे, भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। तो आप लोग पहले से भी पढ़कर आए हुए हैं, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। ये बात आप लोगों ने पढ़ा है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो भुजा के आधार पर यदि इसको आप 3 वर्ग में बांटते हैं तो पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज।
चौथा इसमें एक अलग से पढ़ना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज भी कौन से भुजा से पता चल जाता है, भुजा से पता चल जाता है कि समकोण कब होगा। क्लियर है ना? तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समबाहु है, क्या है? तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु को यदि हम लोग तोड़ करके लिखेंगे तो सम जोड़ बाहु लिखाएगा, सम जोड़ बाहु, यही लिखा है जी, सम जोड़ बाहु। सम का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? और बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होंगे, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होंगे तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे में फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्या है, यहाँ पर त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दिया हुआ ना, ABC त्रिभुज दिया हुआ है। यदि इसमें आप AB दूरी सूत्र लगा करके सबसे पहले क्या करना है कि इन त्रिभुज को दे देगा, कोई भी त्रिभुज दे देगा या त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दे देगा। अब हमसे पूछेगा कि त्रिभुज के प्रकार बताइए कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहला काम करना है कि दूरी सूत्र लगाना। पहला काम क्या करना है? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे फर्स्ट काम क्या करना होगा हम लोग को? तो दूरी सूत्र आप लोगों को कल के वीडियो में हम बता चुके हैं, इससे पहले वाला वीडियो में दिए थे ना, x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही ना बताए थे। तो ये वाला अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो इसका प्रयोग कीजिएगा। अब उसको प्रयोग करने पर यदि AB, BC और AC तीनों बराबर आता है, तीनों बराबर आता है, AB, BC, AC अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो हम लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? क्या बोलेंगे? जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे। अब यदि आपसे बोला जाता है कि त्रिभुज के परिमिति ज्ञात कीजिए, त्रिभुज की, तो त्रिभुज के परिमिति समबाहु होगा तब बोल रहे हैं त्रिभुज की परिमिति बराबर 3 गुने 1 भुजा। तो जो आपको भुजा ज्ञात होगा, चाहे AB का मान रखिए, यहाँ पे परिमिति होगा ना, परिमिति बराबर क्या होगा? 3 गुने 1 भुजा। किसके लिए? सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए, ठीक है। यदि आपको त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है और इसमें कोई दो ही भुजा आपस में बराबर आते हैं, कोई दो ही भुजा आपस में बराबर आते हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। यानी यहाँ कहने का मतलब मेरा क्या है कि यदि AB बराबर BC मिल जाए और AC के बराबर नहीं हो, AC बिल्कुल अलग हो, तो वैसे स्थिति में ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ये जरूरी नहीं कि AB ABC के बराबर होगा, AB और AC भी बराबर हो सकता है तो BC बराबर नहीं होगा। यदि BC बराबर AC होता है बराबर, तो AB बराबर नहीं होगा। ये 3 केस याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए। किसके लिए? यानी मुख्य रूप से कहा जाए तो इस त्रिभुज में मात्र 2 ही भुजा बराबर होनी चाहिए। कितनी भुजा? तो कोई भी 2 भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम लोग बोल दें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है जी? क्लियर हो गया ये भी ना? समझ में आ गया आप लोग को कि नहीं आया? अब देखिए इसका अगर परिमिति बोलता है तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग होता है। अब तीनों भुजा में कौन हुआ? AB, AC, BC। यानी ये तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति।
क्लियर है? कोई डाउट है? और यदि इधर देखिए, यहाँ ये पहला केस था, ये दूसरा केस है, यहाँ पर हम लोग आते हैं तीसरा केस। ठीक है, तीसरा केस में सबसे पहली बात क्या है? दूरी सूत्र लगाकर भुजा ज्ञात कर लेना है। दूरी सूत्र लगा करके भुजा को ज्ञात कर लेना है। तीसरा केस में क्या करेंगे? यहाँ पे ये विषम बाहु, विषम बाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज के एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं बच्चों ना। तो यहाँ पर देखिए, यदि ए बी सी और ए सी तीनों में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, तो ऐसे स्थिति में इसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे आगे समझ में? कब? जब तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर ना होंगे, यानी इसका मान कुछ और, इसका मान कुछ और, इसका मान कुछ और आ जाए, तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बोल देंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर इसकी परिमिति बोलता है तो ये भी हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, परिमिति बराबर। क्लियर है ना? अब चौथा पॉइंट है समकोण त्रिभुज। अच्छा, यहाँ पे लिख दें क्या? ये हो गया समद्विबाहु, ये हो गया सम बाहु, ये हो गया आपका विषम बाहु, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए, समकोण त्रिभुज इस प्रकार का बनता है ना, ऐसे बनता है ए बी सी। तो समकोण के सामने जो भुजा होता है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसमें किसी को लंब और किसी को आधार मान लीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं। इसको हम यहाँ समझा रहे हैं, समझिएगा। तो यहाँ पर आपका एक बात बताया गया होगा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होती है। क्या है? और कर्ण का वर्ग, कर्ण का शेष अन्य दो भुजाओं का योग के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर जो कर्ण एसी हैं, तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, शेष कौन बचा? लंब और, तो दोनों को वर्ग के योगफल के बराबर होगा, तो हम लोग बोलें कि ये समकोण त्रिभुज है। हमारे पास तीनों शीर्ष देगा, तीनों शीर्ष से तीनों भुजा ज्ञात करेंगे। इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको घटा, मैंने एक्स वाला एक्स में से घटा के वाई वाला में से वाई को घटा के, यहाँ पे एक्स में से एक्स को घटा के वाई में से वाई को घटा के, यहाँ पर एक्स में से एक्स को घटा के वाई में से वाई को घटा के, है ना। इस तरह से क्या करेंगे? हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और तीनों भुजाओं का माप ज्ञात कर लेंगे। अब जब हमको ये तीनों भुजा मालूम हो जाएगा, तो तीनों भुजा में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे कि सबसे बड़ी भुजा है कौन। सबसे बड़ी भुजा, तीनों को जब आपके सामने मान आ जाएगा तो बड़ा छोटा तो पहचान करने आएगा ना। तो जब बड़ा होगा उसको अलग छांट लीजिएगा, और क्या कीजिए? बड़ा वाला यानी कर्ण का वर्ग, उसका वर्ग ज्ञात कीजिएगा। अब बराबर में जो शेष दो को भुजा बच जाएगा, दोनों को वर्ग निकाल करके जोड़िएगा। अगर वो बड़ा वाला के वर्ग के बराबर आता है तो आप बोले कि ये समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं आता है तो बोले कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। अच्छा, एक बात और इसमें आता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण भी होती है और समद्वि तो कब होगी? तो समकोण होने का शर्त ये वाला दे दिए ना, समकोण होने का शर्त ये वाला है, और समकोण समद्विबाहु होने का शर्त क्या है? कि कर्ण का, ये दूसरा क्या हुआ कि लंब और आधार दोनों बराबर होने चाहिए। लंब और आधार दोनों क्या होना चाहिए? अगर लंब और आधार दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम बोले कि वो जो त्रिभुज है समकोण तो है ये था, लेकिन समकोण के साथ समद्विबाहु भी, दोनों भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु कहलाएगा ना। तो समकोण समद्विबाहु कहलाता है। क्या कहलाता है?
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। तो त्रिभुज के बारे में इतने सारे बात हम लोग जान चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो फिर इसको क्लीन करके हम आगे बताते हैं चतुर्भुज के बारे में। चलिए अब हम यहाँ देखेंगे चतुर्भुज के बारे में ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसे आकृति जो 4 सरल रेखा खंडों से घिरा हुआ हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है ना? वैसा आकृति जो 4 सरल रेखा खंड से घिरा हुआ हो उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 सरल रेखा खंड से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं ना। अब चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार, पहला हम लोग को पढ़ना क्या, यहाँ मात्र 4 ही चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। मात्र 4 चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। पहला है आयत, दूसरा है वर्ग, तीसरा है समांतर चतुर्भुज, चौथा है सम चतुर्भुज, और यदि आगे पढ़ना होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हो सकता है समलंब चतुर्भुज मिल जाए, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होता, लेकिन ये सब जो है ना बिल्कुल अच्छे से समझ में आना होगा। आप लोग को समझ में आना चाहिए ना। तो समझ में कब आएगा? जब आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा तब ना। चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पे कि आयत कब कहना है, वर्ग कब कहना है, समांतर चतुर्भुज कब कहना है, सम चतुर्भुज कब कहना है। ठीक है, इसका बेसिक है, समझिएगा। तो सबसे पहले आयत, तो आयत का डिफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। वैसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण, तो यहाँ पर एक केस को तो फॉलो किया जा सकता है, आमने सामने की भुजा बराबर किया जाता है, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं लाया जा सकता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं लाया जा सकता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक अलग शर्त होता है। पहला शर्त है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर है? दूसरा पॉइंट है कि विकर्ण आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर 2 केस होना चाहिए। पहला केस क्या है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, और दूसरा केस है कि विकर्ण आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों केस आपको अच्छा से सॉल्व करने आ जाएगा, निकालने आ जाएगा, तो आप उसको आयत बोल दे सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर कोई आकृति इस प्रकार से दिया हुआ है A, B, C and D। यहाँ पर क्या देगा कि सिद्ध कीजिए कि ABCD एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज नहीं, आयत है। सिद्ध कीजिए कि ABCD क्या है? ये कोई जरूरी कैसे ऐसा ही रहेगा, ऐसे भी रह सकता है। अब इसको आयत दिखाना होगा, तो आयत दिखाने के लिए पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। यदि आयत ये होगा और इसको बोलेगा, ये आकृति दिया हुआ रहेगा, इसको बोलेगा कि आयत सिद्ध करें, तो आप पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले दूरी सूत्र लगा करके AB निकालिएगा, उसके बाद BC निकालिएगा, उसके बाद CD निकालिएगा, उसके बाद AD निकालिएगा। सबको दूरी सूत्र लगाकर बारी बारी से चारों भुजा ज्ञात करेंगे, चारों भुजा को ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यदि AB DC के बराबर हो, AB बराबर DC हो,
और AD बराबर BC हो तो वैसे केस में हम इसको बोलेंगे आयत। अभी भी आयत नहीं कहलाएगा। अभी आयत कहने के लिए तो पहला नियम लागू हुआ ना, दूसरा नियम विकर्ण बराबर। तो विकर्ण देखो ये वाला ना होता है जी, ये वाला क्या होता है? तो AC बराबर होना चाहिए BD का। AC बराबर किसका होना चाहिए? यदि AC BD के बराबर हो और AB DC और AD BC आपस में बराबर होंगे तब जाके इसको बोलेंगे 100% आयत है। क्या है? अब अगर सिर्फ आपको पहला केस फाइनल होता है कि सिर्फ आमने सामने के भुजा बराबर होगा, सिर्फ आमने सामने के भुजा बराबर होगा तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? और अगर आमने सामने के भुजा बराबर अब विकर्ण भी बराबर होगा तो आयत। क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो ये दो क्लियर हो गया ना, आयत और समांतर चतुर्भुज क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्या बोले? आयत वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के भुजा बराबर और विकर्ण आपस में बराबर हो। तो आमने सामने के भुजा देखिए यहाँ बराबर लिखे है ना, और विकर्ण भी बराबर लिखे है ना, तब ऐसे केस में ये आयत कहलाएगा। यदि सिर्फ ये वाला केस का फॉलो होता है और AC BD के बराबर नहीं होता है, AC BD के बराबर नहीं होता है, तब वैसे स्थिति में इसको बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? समझ में आ गया आप लोग को? अब उसी प्रकार है वर्ग। क्या है? चलिए देखिए वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या है? वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका क्या, ये यहाँ पर कुछ ऐसे दिया रहेगा आकृति, इस प्रकार से कोई आकृति होगा, इस प्रकार से कोई आकृति होगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ही है ABCD, ABCD। तो यदि यहाँ पर अगर चारों भुजा आपस में बराबर, यानी AB, पहले AB ज्ञात होगा, BC ज्ञात होगा, CD ज्ञात होगा और AD ज्ञात होगा। यदि चारों बराबर आता है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, साथ ही साथ इसका विकर्ण, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी आपस में बराबर आते हैं, यानी AC बराबर BD भी आपस में बराबर होते हैं, तब ऐसे स्थिति में ये वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? कब? जब चारों भुजा आपस में बराबर और विकर्ण आपस में भी बराबर होंगे तो वैसे केस में इसको वर्ग कहना है। क्या कहना है? समझ में आ गया आप लोग को? उसके बाद देखिए, अब सम चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे तो वैसे केस में इस सम चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD होगा ना। बराबर क्या हो जाएगा? तो अगर ये चारों बराबर तो सिर्फ क्या कहना है इसको, लेकिन AC बराबर नहीं होगा BD का, AC बराबर BD का नहीं होगा तो ये सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियर है? कोई डाउट? क्या भी इसको हम लोग वर्ग कहेंगे? क्या भी इसको सम चतुर्भुज कहेंगे? क्या भी इसको आयत कहेंगे? क्या भी इसको क्या कहलाएंगे? कब? अच्छा, सम चतुर्भुज नहीं लिखा है ना? दिखाई देगा नीचे? नहीं, यहाँ देखिए, यहाँ सम चतुर्भुज सिर्फ AB बराबर होना चाहिए CD के या DC के, और AD बराबर होना चाहिए किसका, लेकिन AC बराबर नहीं होगा BD का, तब हो जाएगा ये समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? आगे समझ में? यहाँ पर क्या बोले? यहाँ पर हम ये बोले कि आमने सामने के भुजा तो बराबर होंगे
लेकिन अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो समांतर चतुर्भुज, और यदि आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो आयत, यदि चारों भुजा बराबर और विकर्ण बराबर तो वर्ग, तो और चारों भुजा बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं तब समचतुर्भुज। क्लियर है? कोई डाउट है आप लोग को? नहीं है। तो यहां पर ही भुजा कैसे निकालेंगे? तो भुजा निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किन्हीं दो बिंदुओं का निर्देशांक देगा ना, तो दो बिंदुओं का जब निर्देशांक देगा तो निर्देशांक वाला से हम लोग दूरी सूत्र प्रयोग, इसको नहीं निकालेंगे। अगर ये दोनों निर्देशांक देगा तो इसको नहीं निकालेंगे, ये दोनों निर्देशांक देगा तो इसको नहीं निकालेंगे, ये दोनों निर्देशांक दिया रहे तो इसको नहीं निकालेंगे, और ये दोनों निर्देशांक दिया रहे तो ये वाला नहीं निकलेगा विकर्ण। ये दोनों निर्देशांक रहेगा तो इसका विकर्ण नहीं निकलेगा, उसी तरह इसका भी निकालेंगे। और निकाल करके हम लोग क्या करेंगे? सभी भुजाओं का माप निकालेंगे। और अगर जो केस यहाँ पर आता है उस केस के आधार पर चतुर्भुज के प्रकार बता देना है कि वर्ग होगा कि आयत होगा कि समचतुर्भुज होगा कि समांतर चतुर्भुज होगा। समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं है। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है? तो इसमें और ज़्यादा कुछ आप लोग को नहीं पढ़ना है। अगर इतना सा पॉइंट आपको क्लियर हो जाता है तो आप लोगों ने 1 से 2 नंबर बिल्कुल आराम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसको और अच्छे से घर पर अध्ययन कर लेते हैं तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे या सब्जेक्टिव होंगे सब के सब क्या हो जाएगा? अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा आप लोग को? थोड़ा सा इसके लिए मेहनत करना होगा। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है ना? तो ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। सर्किल के बारे में, तो सर्किल के बारे में जिस समय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी समय आप लोग को उसका बेसिक दे देंगे हम, ठीक है? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।